ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेपर मैंने फॉरवर्ड किया है, उस पे आ जाओ पेपर पे। पेज नंबर है 64 एंड क्वेश्चन नंबर है 52। ओके, पेज नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 52। स्क्रीन विजुअल है ना मेरी? एक बार कंफर्म करो, मेरी स्क्रीन विजुअल है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 53, सॉरी, ओ सॉरी, 52। क्वेश्चन नंबर 52 एंड पेज नंबर है, पेज नंबर है 64। पेज नंबर 64। ओके, प्रॉब्लम में बोला है कि let x1, x2 and x3 be IRD normal random variable with mean theta and variance theta square। मतलब I goes to 1 to 3, this is IID random variable, this follows IID normal theta comma theta square, then where theta belongs to real number, theta belongs to real number। Okay, then is an unknown parameter, this is a parameter, this is a known, then which of the following statement are correct? फर्स्ट ऑप्शन दिया उसने, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन दिया उसने कि x1 प्लस 2x3 प्लस 3x 2x2 प्लस 3x3 डिवाइड बाई 6 इज अनबायस्ड फॉर थीटा। फर्स्ट ऑप्शन दिया उसने x1 प्लस x2 2 प्लस 3x3 डिवाइड बाई 6, दिस इज अनबायस्ड फॉर थीटा। देखो, अब मैं तुमको एक रिजल्ट बता रहा हूँ कि अगर सपोज करो एक्स आई एक रैंडम वेरिएबल है जो कि आई आई डी है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में, आई आई डी है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में, मान लो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं डी से उसे डिनोट कर रहा हूँ, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मीन मान लो म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। ठीक है, इन जनरल में बात कर रहा हूँ। तो जो हमारा समेशन आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन आई इक्वल टू 1 to n, आई इक्वल टू Sir, 1। which question is this? So question number? This question number is 52 and you go to page number 64। Okay. Okay, I send the paper in group। Summation I equal to 1 to n xi and divide by summation I equal to 1 to summation I। Okay,
Well, this is unbiased for mu. This is unbiased for mu. Okay. You will be write this summation I equal to 1 to n. If you write this formula, this is summation I xi divided by n plus 1 into 2. Okay. Because summation I equal to 1 to n, I equal to what? N upon n plus 1, 2. N upon n plus 1 by 2. Okay. So this is equivalent. ओके। देखो अब क्या है कि ये क्वेश्चन ऐसे दिया ना कि इसमें समेशन आई ही एक तरह से है ना, या तो कह दो कि इन दो इनका सम देख लो, वन इसके x1 का क्वेश्चन देख लो, x2 का क्वेश्चन देख लो और x3 का, इनका जो सम होगा नीचे वही होगा। इनका सम करो, 1 + 2 + 3 का सम कितना है 6 और नीचे भी 6 है, तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटेड होगा। ठीक है, या इसको चेक करना चाहो तो इसको ऐसे चेक करो। अनबायस्ड एस्टिमेटेड का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3, अगर ये अनबायस्ड है थीटा के लिए तो डिवाइड बाई 6, इसका एक्सपेक्टेशन थीटा के इक्वल होना चाहिए, तो इसको चेक कर लो भाई। x1 सारे का एक्सपेक्टेशन सेम है, जब तुम अप्लाई करोगे अंदर एक्सपेक्टेशन, अब सबका एक्सपेक्टेशन सेम है, तो ये थीटा ये थीटा ये थीटा, तो थीटा कॉमन ले लो बाहर, बिकॉज सब आई है ना सारे, तो सबका थीटा एक्सपेक्टेशन, और इनका सम कितना होगा 1 + 2 + 3 डिवाइड बाई 6, ये 6 होगा, तो ये थीटा के इक्वल ही आ जाएगा। सो दिस इज अनबायस्ड। ओके। अब दूसरा क्या कर रहा है, सेकेंड नंबर कर रहा है दिस इज अनबायस्ड फॉर थीटा स्क्वायर। ओके। देखो जर्नल अगर देखना चाहो इसको तो इसका भी जर्नल फन हो सकता है, लेकिन इसको ऐसे ही सॉल्व करो। x1² प्लस 4x2² प्लस 9x3² डिवाइड बाई डिवाइड बाई 14। ओके। अगर इसका जनरल फॉर्म बनाना चाहो तो बनाना समेशन i² डिवाइड बाई समेशन आई स्क्वायर। ओके। दिस दिस इज अनबायस्ड फॉर इसकी जो वैल्यू आएगी एक्सपेक्टेशन ऑफ x1², इसकी जो वैल्यू आएगी, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, जनरल मान लो कि एक्स आई तुम्हारा एक ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूशन में फॉलो कर रहा है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, डी एक सिंबल है डिस्ट्रीब्यूशन का, म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर इसका मीन है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो होगी सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, राइट। इसकी वैल्यू भी तुम लिख दो सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। मैं इन जनरल बता रहा हूँ, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा यहीं ऊपर जो लिखा है। ठीक है, ये इन जनरल होता है, सीयूईटी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो इसका एक्सपेक्टेशन थीटा स्क्वायर की इक्वल आना चाहिए, अगर ये थीटा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर है। अनबायस्ड एस्टिमेटर की डिफिनेशन यही कहती है ना कि टी एक्स इज अनबायस्ड एस्टिमेटर इन पैरामीटर जी ऑफ थीटा, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स इक्वल टू जी ऑफ थीटा। अनबायस्ड की डिफिनेशन नहीं होती तो इसका चेक करो एक्सपेक्टेशन क्या आएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ x1² प्लस 4x2² प्लस 9x3² डिवाइड बाई 14। अब x1² प्लस x2² प्लस इनका सबका एक्सपेक्टेशन सेम होगा, बिकॉज दिस इज आई। तो अब इसको कॉमन ले लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1² कॉमन ले लो, और ये बचेगा 1 + 4 + 9 डिवाइड बाई 14। ओके, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि 9 + 4 13 + 1 14। ओके, और फाइनल तुम्हारा जो आएगा वो आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x1²। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x1² क्या होगा, बिकॉज एक्स आई जो है तुम्हारा वो फॉलो कर रहा है नॉर्मल थीटा प्लस थीटा स्क्वायर, तो जो ये आएगा वो आएगा 2 थीटा स्क्वायर। ओके, बिकॉज दिस इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 होल स्क्वायर।
समझ में आ रहा है ना सबको? सो दिस इज नॉट इक्वल टू थीटा स्क्वायर, सो दिस इज नॉट 1/60 फॉर थीटा स्क्वायर। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो पूछ लो। जब आईआईडी का केस होता है तो हम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ आईआईडी की वजह से मैंने एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर सबको कर दिया। अगर आईआईडी नहीं होते तो हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन अंदर अप्लाई करते, देन उसकी सारी की वैल्यू रखते, अंदर अप्लाई करते, ऐसे लिखते x1 स्क्वायर प्लस 4 एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 स्क्वायर प्लस 9 एक्सपेक्टेशन ऑफ x3 स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 40। अब आईआईडी है तो इसका जो ये जो वैल्यू होगा वो ये होगा, ये यही होगा। तो मैंने क्या किया कि दिस इज इक्वल, तीनों इक्वल होंगे तो इसको मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। अगर आईआईडी नहीं होते तो फिर वैल्यू रखना पड़ता। अब उसने दिया थर्ड ऑप्शन, थर्ड उसने दिया है 2x1 प्लस x2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये किसका अनबायस्ड सिस्टम है, इसको चेक करो। जब इसको तुम फाइंड करोगे तो क्या आएगा, x1 2 प्लस x2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। जब तुम इसका एक्सपेक्टेशन निकालोगे तो आ जाएगा 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 डिवाइड बाई 2। देन इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 क्या है, थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 स्क्वायर अभी निकाला तुमने, क्या आया था 2 थीटा स्क्वायर, ओके, डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल तो आ जाएगा थीटा प्लस थीटा स्क्वायर। अब यहाँ से थीटा कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा। से ट्रू है, थर्ड तुम्हारा ट्रू है। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ कह रहा है, फोर्थ कह रहा है x2 ब्रैकेट में 1 माइनस x2 बाई 2। फोर्थ ये है, दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटेड फॉर थीटा 1 माइनस थीटा। इसको कैसे सॉल्व करोगे, x2 का मल्टीप्लाई कर लो, x2 माइनस x2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो सर इसको सर डायरेक्ट ऐसे e ऑफ x2 इंटू e ऑफ 1 माइनस x2 बाई 2 करके भी तो कर सकते हैं। भाई हाँ सर, वो सर e ऑफ x2 इंटू e ऑफ 1 माइनस x2 बाई 2। दोनों इंडिपेंडेंट है क्या, हाँ दोनों इंडिपेंडेंट है क्या, व्हाट दिस रैंडम वेरिएबल है इंडिपेंडेंट। सर यहाँ पर तो आईआईटी दिया, हाँ नहीं तो ये तो इंडिपेंडेंट नहीं है। देन अब इसका एक्सपेक्टेशन तुम टेक करोगे x2 माइनस x2 स्क्वायर का बाई 2 का, तो क्या आएगा, यह आ जाएगा तुम्हारा थीटा माइनस थीटा स्क्वायर, यही आएगा, ओके। तो आ जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा, यहाँ 2 करो, ठीक है, 1 नहीं 2। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक, अगर तुम वैसे सॉल्व करती ना तो वैसे तुम्हारा आता थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर जो तुम कह रही थी। हाँ वो नहीं आएगा वो, ये हाँ आएगा वही ना, आएगा। ये आएगा ना तुम्हारे अकॉर्डिंग। हाँ हाँ मेरा वही आया था। हाँ, तो ये दिस इज नॉट फाइन, ओके। ये जब इंडिपेंडेंट नहीं है तो तुम इसको नहीं लिख सकती ऐसा, उसने इसीलिए क्वेश्चन बनाया था, पता था ना उसको कि कुछ लोग इंडिपेंडेंट बना देंगे इसको। ओके, फोर्थ भी तुम्हारा ट्रू हो गया, ठीक है। फोर्थ अगर किसी को नहीं समझ में आता होता, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, सो वी कैन नॉट राइट एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 माइनस x2। जब x और y इंडिपेंडेंट होते तभी हम ये रूल अप्लाई करते हैं ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ x y इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y if x and y are independent. If x and y not independent, then we cannot write expectation of x y equal to expectation of x into expectation of y. Okay. तो फोर्थ भी राइट हो गया, ठीक है, थीटा 1 माइनस थीटा। अब बोले यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नो सर। 53 में बोला कि एक्स आई जो आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स हैं
ये IID, ये यूनिफॉर्म थीटा कामा टू थीटा। ओके, फिर उसने बोला कि एक्स आर्डर वन एंड एक्स आर्डर एन, ये इसका सिंबल तो जानते हो, इसका सिंबल लिखने की कोई वो है नहीं, ठीक है? बाद में बता दो। फर्स्ट ऑप्शन उसने दिया है कि एक्स आर्डर वन एंड एक्स आर्डर यानी एन इज jointly sufficient, jointly sufficient and complete, jointly sufficient and complete। तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स? फर्स्ट ऑप्शन ट्रू होगा। सर फॉल्स होगा, कंप्लीट नहीं है सर। हाँ फॉल्स होगा। कंप्लीट कैसे नहीं, प्रूव करो। प्रूव दिस इज नॉट कंप्लीट। सर ये एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फैमिली में बिलोंग नहीं कर रहा, ऊपर से वो जो एच टी होता है ना, वो एक्चुअली कंप्लीट होने के लिए कंप्लीट कभी टू मतलब टू डायमेंशन का नहीं हो सकता, इसीलिए क्या वो इनकम्प्लीट मतलब। सर थीटा अकेला है, डायमेंशन 1 है, और जो ज्वाइंटली सफिशिएंट कर रहा है उसका डायमेंशन 2 है, इस वजह से सर कंप्लीट नहीं है। मतलब कंप्लीटनेस तो वो वन डायमेंशन का होगा थीटा के लिए, तो इसीलिए वो कंप्लीट नहीं होगा। Okay, fine. If x is a single random variable, a single random sample from uniform theta comma 2 theta, then this x is complete or not? Prove this. This is one dimensional statistic. ई ऑफ एच टी इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, और तो कंप्लीट होगा। और पी ऑफ एच टी इक्वल टू 0 नहीं होगा। वेट अ सेकंड, कंप्लीट कौन कर रहा है कि नहीं, मुझे एक मिनट थोड़ा सा सर हाँ बोलो, कौन बोला कंप्लीट होगा? हाँ सर कंप्लीट होगा सर, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, देन एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, और किसी को बताना है कि कंप्लीट होगा मतलब कंप्लीट नहीं होगा? सर ये कंप्लीट नहीं हो सकता इसीलिए What is the क्योंकि basic टू idea to डायमेंशन prove? What is the basic idea to prove the completeness of any distribution? ई ऑफ एच टी इक्वल टू 0 होता है, और एच टी जो होता है उसको पी ऑफ एच टी इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ पर जो एच टी What is the होगा वो सर counterpart टू। of complete statistics? हाँ What is the counterpart of complete statistics? If any parameter is not complete sufficient, then how can we prove this is not complete? This is not complete. E of g of x is statistic, E of g of f is equal to 0, but g of x is not equal to 0. Okay, fine. This is right. अभी सुहास हाँ ने सर, वो तुमने जी क्या ऑफ बोला एक्स था? नॉट इक्वल टू 0 सुहास होता है। कुछ बोला था तुमने, बोलो, रिपीट करो अपने सेंटेंस को। So maybe counterpart ancillary Yeah, show right, the case. right. If we can prove this, the function of these random variables are the function of this type of statistics is ancillary statistic, then this family of distribution is never complete. अगर हम ये प्रूव कर दें कि वो ऐसा रैंडम वेरिएबल कोई फंक्शन
एंसेलरी स्टैटिस्टिक एग्जिस्ट कर रही है तो फैमिली कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। जो तुम बोल रही हो एच ऑफ जी ऑफ टी इक्वल टू थीटा, इतना आसान नहीं है उसको प्रूफ करना। वो प्रूफ ठीक है, कर लोगे प्रूफ, लेकिन जब उसका काउंटर पार्ट बना है एंसेलरी स्टैटिस्टिक्स, तो मैंने ये बोला था कि फर्स्ट यू प्रूव या इस फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कोई एंसेलरी स्टैटिस्टिक एग्जिस्ट कर सकती है विद द टर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो स्टैटिस्टिक तुम्हारे पास है। जैसे तुम्हारे पास एक्स एक स्टैटिस्टिक्स है, मैंने बोला एक्स इज सफिशिएंट और नॉट, तो तुमको यहाँ फाइंड करना पड़ेगा कि एक्स में कोई एंसेलरी स्टैटिस्टिक एग्जिस्ट करती है क्या। वो भी एंसेलरी स्टैटिस्टिक्स, फर्स्ट ऑर्डर एंसेलरी स्टैटिस्टिक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन एक्स फाइंड करना थोड़ा। थीटा को तुम पाई कर लो, इजी हो जाएगा। पाई से 2 पाई कर लो, यूनिफॉर्म पाई से 2 पाई साइन एक्सपेक्टेशंस ऑफ साइन एक्स फाइंड करो क्या होगा। If x follows your uniform pi comma 2 pi, what is the expectation of sin x? जीरो होगा। 0 होगा, pi to 2 pi and sin x 1 by pi. This is equal to 0. तो पाई की जगह थीटा ही तो है ना, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन एक्स यहाँ भी तो 0 होगा। बोलो। सर लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कि टी तो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है, उसका तो कॉम्प्लीटनेस हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर टी तो सर 2 डायमेंशनल है, इसीलिए सर ये कभी कंप्लीट कैसे हो सकता है। तुम इस केस में बोलो एक्स ऑर्डर 1 एक्स ऑर्डर n में 2 डायमेंशनल है तो नहीं हो सकता। यहाँ पर 1 डायमेंशनल है तो 1 डायमेंशनल स्टैटिस्टिक ऑलवेज कंप्लीट। सर 1 डायमेंशनल स्टैटिस्टिक मतलब यहाँ पर भी 2 डायमेंशनल स्टैटिस्टिक ही तो है ना। एक्स 2 डायमेंशनल मतलब एक्स 2 डायमेंशनल स्टैटिस्टिक है। हाँ, यहाँ पर तो एक्स मतलब स्टैटिस्टिक, क्योंकि वो तो मीन ऑफ x1 और मीन ऑफ xn हो रहा है, इसीलिए मतलब मैक्स ऑफ x। मीन ऑफ एक्स एन कहाँ लिख रहा हूँ मैंने क्या बोला, एक्स इज अ सिंगल रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म थीटा गामा टू थीटा। मैंने मीन लेकिन कंप्लीटनेस तो मतलब मैं जो पूछ रही हूँ कि कंप्लीटनेस तो आपका स्टैटिस्टिक का ही तो होता है ना। तो क्या एक्स एक स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता क्या। हाँ, तो यहाँ पर एक्स जो स्टैटिस्टिक है वो एक स्टैटिस्टिक कैसे हो सकता है, मतलब यहाँ पर हम लोग जो ले रहे हैं, मतलब इसका जो क्वेश्चन है वहां पर तो सर मिनिमम और मैक्सिमम हो रहा है ना स्टैटिस्टिक ना। सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स तो मिनिमम और 2 डायमेंशनल हो रहा है ना। एग्जाम में है लिख के आओगे तुम, अगर सब्जेक्टिव एग्जाम आएगा कि दिस स्टैटिस्टिक इज 2 डायमेंशनल और पैरामीटर इज 1 डायमेंशनल, सो दिस इज नॉट सफिशिएंट, सो दिस इज नॉट कंप्लीट। दिस इज सफिशिएंट बट नॉट कंप्लीट। 0 नंबर देगा प्रोफेसर। ये जो तुमने सर इस क्वेश्चन में सर ये आपने जो क्वेश्चन लिखा है एक्स फॉलो यूनिफॉर्म थीटा टू थीटा, सर मतलब एक्स यहाँ पे कंप्लीट नहीं है ना सर। हाँ, यक्स कंप्लीट नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि यक्स कंप्लीट नहीं है तो वहां तुम्हें काउंटर दिखाना पड़ेगा। ये या तो तुम वो थ्योरम को नोटिफाई करो कि इफ अवर डायमेंशन, उस थ्योरम को नोटिफाई करो फिर लिखो। वो थ्योरम तुम मुझे भेजना कल, जो तुमने आर्डर स्टैटिस्टिक बोला कि दिस इज अ 1 डायमेंशनल एंड योर स्टैटिस्टिक इज 2 डायमेंशनल, सो दिस इज नॉट कंप्लीट। हाँ सर, ये तो सर एक थ्योरम है। हाँ, थ्योरम सेंड करना मुझको कल। ऑर्डर का है सर, यहाँ पे तो सिर्फ एक्स दिया है ना टेस्ट स्टैटिस्टिक। हाँ, तो तो यक्स स्टैटिस्टिक तो एक्स कोई भी फंक्शन होगा, मतलब जैसे साइन एक्स फंक्शन ले रहे हैं तो मतलब ई ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है, बट साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ sin x इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 1। यस सर, तो यहाँ पे एक्स कंप्लीट नहीं है हाँ, सर। तो यहाँ पर तुमको ये शो करना पड़ेगा, ठीक है। वो तुम्हारा प्रोसेस सही है कि एक्स ऑर्डर 1 एक्स ऑर्डर 1 डायमेंशनल,
मैंने पहले मुझे ये थ्योरम सेंड करना, ठीक है? जो जिसने बोला मुझे ये थ्योरम सेंड करना, मैं थोड़ा उस थ्योरम को पढ़ता हूँ। लेकिन तुम यहाँ अगर प्रूव करना चाहो दिस इज 2 डायमेंशन, दिस इज 1 डायमेंशन, तो इसको पहले एंसेल्ली में चेंज करो, इसकी एंसेल्ली एग्जिस्ट करवाओ। अगर इसकी एंसेल्ली एग्जिस्ट कर रही है सो दिस इज नॉट कंप्लीट, अगर इसकी एंसेल्ली स्टैटिस्टिक्स नहीं मिल रही है तो दिस इज कंप्लीट। मैंने क्या बोला था कि तुम कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स कभी भी ये फार्मूले से नहीं प्रूव कर सकते, एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ कंप्लीट, मतलब कंप्लीट तो प्रूफ हो जाएगा इससे, जी ऑफ टी इक्वल टू 0 से, ओके। बट तुम अगर काउंट मतलब बट तुम अगर इसको कंप्लीट नहीं है स्टैटिस्टिक्स, तो वहां पर तुमको एंसेल्ली स्टैटिस्टिक्स को फाइंड करना पड़ेगा, तभी तुम उसको बोल सकते हो दिस इज नॉट कंप्लीट, बिकॉज कंप्लीट और एंसेल्ली दोनों क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, डिपेंडेंट। कॉम्प्लीमेंट हाँ। होते हैं। एंसेल्ली और कंप्लीट स्टैटिक दोनों कॉम्प्लीमेंट इवेंट होती है, बासूस थ्योरम यही बोलती है ना। बासूस थ्योरम इंडिपेंडेंट शो करती है या नहीं? Yes, sir. Complete and ancillary statistics are independent. तो अगर उस फैमिली में तुम्हें कंप्लीट स्टैटिस्टिक नहीं मिल रही तो वहाँ एंसेल्ली स्टैटिस्टिक एग्जिस्ट ही करेगी इन द टर्म्स ऑफ योर सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। अब जिसने बोला कि ये 2 डायमेंशनल स्टैटिस्टिक है, यहाँ पैरामीटर 1 डायमेंशन, सो दिस इज नॉट कंप्लीट, ये थ्योरम मुझे पहले सेंड करो फिर मैं इसमें बहस करूँगा। नहीं अदरवाइज तुम एंसेल्ली यहाँ प्रूव करो देन दिस इज नॉट कंप्लीट। And you can easily prove this is ancillary there exists an ancillary statistic. How can you prove there exists an ancillary statistic? वो इंडिपेंडेंट दिखाने पैरामीटर से इंडिपेंडेंट दिखा के हम बोल सकते हैं एंसिलरी है। तो बताओ कैसे इंडिपेंडेंट आप पैरामीटर दिखाओगी? और थीटा को एबॉलिश करना पड़ेगा, मतलब कैसे थीटा abolish को करोगी कुछ थीटा? पैरामीटर। कैसे abolish करोगी थीटा? x1 x फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक बाय थीटा, x सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक बाय थीटा कर लूंगी तो हो जाएगा। फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर लूंगी तो फिर उससे सर यूनिफॉर्म 0 2 हो रहा है। हाँ तो यूनिफॉर्म 0 इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, दिस इज एन यूनिफॉर्म 0 0 comma 2 is यूनिफॉर्म 0 independent, 0 comma 2 is independent of theta। यस। पहले बताओ ये कौन सी फैमिली है? Scale family. Sir, first order upon external order. मतलब फैमिली में पूछो ये कौन सी फैमिली है, स्केल ना कि लोकेशन। इतना सिंपल सी चीज तुम लोग नहीं जानते हो, क्या करते हो? ये कौन सी फैमिली है? ये स्केल फैमिली है ना? हाँ, स्केल फैमिली से बिलोंग तो करते स्केल हैं। फैमिली में हमेशा एंसेल्ली स्टैटिक इस टाइप के एग्जिस्ट करती है ना, एक्स ऑर्डर एन डिवाइड बाय एक्स ऑर्डर 1, अदरवाइज एक्स ऑर्डर 1 डिवाइड बाय एक्स ऑर्डर एन, और यू कैन यूज दिस आल्सो। सर वो आईटी जैम में क्वेश्चन था तो वहां पर हम लोगों ने तो वैसे मतलब पीवाईक्यू के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे तो वहां पर 2 डायमेंशन होने की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया था तो इसलिए मैं बोल रही थी। मैंने तुम्हें बोला ये क्वेश्चन सॉल्व, बस तुम मुझे थ्योरम सेंड कर दो बस। मैंने ये नहीं कहना कि यू आर रॉन्ग, मुझे थ्योरम सेंड करो पहले कि ये क्यों ऐसा, कहाँ लिखा है ये थ्योरम मुझे बताना, लिखा होगा कहीं ना कहीं, ये भी मैं जानता हूँ कि लिखा है कहीं ना कहीं वो, बट मुझे थ्योरम तुम सेंड करो। ओके ओके। Okay, here also you can write what you can write x order x1 upon x2. Okay, you can also write this type.
means xi upon xj I not equal to j. I not equal to j. Okay. And you can also write x order k minus x order 1 divided by x order n minus x order 1, and k is less or equal to n. You can also write this. Okay. Write this or not? बताओ. हाँ सर, प्रूव दिस. लिख सकते हैं। प्रूव, इसको प्रूव करो कि एंसेली नहीं है. लो, if x is your uniform 0 theta comma 2 theta, x order k minus x order 1 divided by x order n minus x order 1, this is not ancillary. Is not ancillary. Oh sorry, is a ancillary for theta. So prove करो. Ancillary for theta. And k is less or equal to n. Okay. सर वो xk by theta minus xk minus x first order static by theta or given by xn nth order statistic minus first order statistic by theta. Okay. Your xi by theta, sorry, your xi by theta, this follows uniform 0, 2. So अगर तुम इसका कोई भी आर्डर स्टैटिस्टिक लोगे बाई थीटा बाई एक्स ऑर्डर 1 बाई थीटा डिवाइड बाई एक्स ऑर्डर n बाई थीटा माइनस एक्स ऑर्डर 1 बाई थीटा, इसका भी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आएगा, इसका भी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आएगा, इसका भी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इसका भी. तो होल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ जाएगा. सो दिस इज एंसेली. ओके. ओके. अब बताओ इसमें एमएलई क्या होगा. पहला ऑप्शन तो डिस्कस हो गया. फर्स्ट ट्रू फॉल्स हो गया, सेकेंड ट्रू हो गया. ठीक है. दिस इज जॉइंटली सफिशिएंट बट दिस इज नॉट कंप्लीट. अब इसमें थर्ड ट्रू है या फॉल्स. बोला एक्स ऑर्डर n बाई 2 इज एमएलई फॉर थीटा, इज एमएलई फॉर थीटा. एंड फोर्थ बोला एक्स ऑर्डर 1 इज एमएलई फॉर थीटा, इज एमएलई फॉर थीटा. तो दोनों ट्रू. दोनों ट्रू हैं. कैसे ट्रू है प्रूव करो. सर दोनों ही फॉल्स है. एक एक लोग बोलो. जो फॉल्स बोला है वो बाद में प्रूव करेगा, जो ट्रू बोला वो पहले प्रूव करे. बताए कैसे ट्रू है. X lies between theta to 2 theta. So, X follows uniform theta comma 2 theta. Okay. So this is theta and 2 theta. This is between x. Okay. So we write x order 1. यही बोल रही हो ना तुम. yes, sir. Okay. So you can write theta greater x order 1 greater x order n by 2 theta. Okay. बताओ आगे बताओ. Theta greater than, sir, x order 1 is greater than theta and X order n n by 2. So we get x order 1. Okay. x n by 2 greater than theta greater than x order. हाँ मैंने यही लिखा है, यही लिखा है. बोलो. सर स्क्रीन में शो हो रही है आपकी. अच्छा स्क्रीन नहीं शो हो रही है. एक मिनट वेट करो. स्क्रीन तो शो हो रही है. एकता कोई प्रॉब्लम है. स्क्रीन तुम्हारे में सुन, तुम्हारे नेट का इशू है क्या कोई.
सर आगे लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, बस इनविजिबल। तो मैं लिख रहा हूँ एक्स ऑर्डर n/2 सविगर थीटा शो हो रही है अभी स्क्रीन? नहीं, हाँ सर, स्क्रीन तो शो नहीं मेरे ऊपर। नहीं शो हो रही? सर मुझे नहीं हो रही है, फिर हो सकता है मेरे साइड से हो रही है एक्चुअली। किसके साइड से नहीं हो रही है? सुबह तुम्हारे साइड से नहीं हो रही? हाँ सर, जो अभी आप लिख रहे हैं ना वो नहीं दिख रहा है। वो नहीं दिख रहा है। और तुम्हारे तरफ से प्रधान समथिंग तुम्हारी तरफ से हो रही है शो? नहीं, मेरे तरफ से ठीक ही तो है सर। शो हो रही है ना स्क्रीन? मेरे साइड से तो शो हो रहे हैं। एक मिनट में और लिख रहा हूँ। सर मेरे साइड से भी शो नहीं हो रहा सर। अच्छा बताओ मैंने क्या लिखा प्रधान, क्या लिखा मैंने स्क्रीन पे? आपने स्टैटिस्टिक्स लिखा है अभी? हाँ ये राइट, तुम तो राइट करा, मैंने स्टैटिस्टिक्स लिखा है। तो तुम लोगों के यहाँ सर अब शो हो रहा है सर। शो हो रहा है? यस सर। एकता शो हो रहा है तुमको? यस सर, अब हो रहा है। ओके। हाँ तो यही बोल रही थी ना एक्स ऑर्डर 1/2 ग्रेटर थीटा ग्रेटर एक्स ऑर्डर 1, यही फाइनली यही आ रहा आएगा ना, ये बोल रही थी ना तुम? यस सर। हाँ तो ओके, तो थीटा कहाँ से कहाँ लाई किया? थीटा लाई किया तुम्हारा, थीटा बिलोंग टू एक्स ऑर्डर 1। अब बताओ तो कैसे है मेरी दोनों होगा? तो कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इन दोनों का, मतलब अल्फा। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा अल्फा इंटू xn/2 प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू x1। अब अल्फा की रेंज बताना थोड़ा मुझे। 0 से 1 तक लाई करेगा वो। 0 से 1 तो मैं भी जानता हूँ, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। तो नहीं, क्लोज क्लोज इंटरवल। तो अगर एक क्लोज इंटरवल होगा तो सयानी व्हाई दिस इज नॉट एंसरली, अगर तुम अल्फा की वैल्यू 0 ले लोगी तो ये एमएलई हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू अगर 0 ले लोगी तो ये एमएलई हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू 1 ले लोगी तो ये एमएलई हो जाएगा। हाँ। आर यू नहीं, श्योर? वो क्लोज नहीं हो। नहीं नहीं, क्लोज नहीं, ओपन इंटरवल होगा। तो क्लोज होता है। क्लोज होता है, श्योर हो? नहीं सर, ओपन होगा क्योंकि वो एग्जैक्टली 0 से 0 और एग्जैक्टली 1 नहीं हो सकता। जैन 2020 क्वेश्चन पेपर तुम लोगों ने सॉल्व किया है? 2020 नहीं। इतने यहाँ क्लोज नहीं ओपन होता है। क्लोज नहीं होता। अच्छा, एक फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में 2 एमएलई फाइंड हो सकती है क्या? दो सिंगल वैल्यूड एमएलई, दो सिंगल स्टैटिस्टिक्स एमएलई, दो सिंगल स्टैटिस्टिक्स एमएलई। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो सर ऑल ओवर तो फिर उसका कांस्टेंट ही रहेगा जो एफ ऑफ एक्स होगा, तो सर उसमें तो हो सकता है ना मोर देन वन एमएलई। क्या बोला तुमने? कोई भी तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो सर उसका जो एफ मतलब पीडीएफ होगा कांस्टेंट ही होगा सर, मतलब लाइक्लीहुड से। हाँ हाँ। तो कोई भी जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो मोर देन वन एमएलई हो सकता है सर ना। सर अगर मान लीजिए कि अगर ओपन ओपन ही है अल्फा, तो अल्फा जो अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो सर दोनों तो एमएलई होगा सर ना थीटा का, तो सर मोर देन वन एमएलई तो होगा ही फिर। मैंने क्या बोला, मेरा क्वेश्चन तो नहीं सुना। मैंने बोला कि देयर एग्जिस्ट वन सिंगल स्टैटिस्टिक्स, सिंगल स्टैटिस्टिक की बात कर रहा हूँ मैं। एक्स ऑर्डर 1 और एक्स ऑर्डर 1 का कॉम्बिनेशन नहीं मैं बात कर रहा हूँ, सिंगल स्टैटिस्टिक की मैं बात कर रहा हूँ। सिंगल स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? सिंगल स्टैटिस्टिक्स मतलब या तो एक्स ऑर्डर 1 होगा वहाँ यूज होनी, या तो यहाँ एक्स ऑर्डर नहीं होगा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ। किसी का माइक ओपन है? किसका माइक ओपन है? मेरी।
एक तो मेरी बात समझी, एक्स ऑर्डर एन और एक्स ऑर्डर वन अलग अलग, मैं सिंगल स्टैटिस्टिक की बात कर रहा हूँ कि एक्स ऑर्डर वन और एक्स ऑर्डर एन दोनों एमएलई हो सकते हैं कि नहीं, मतलब ये भी एमएलई हो और ये भी एमएलई हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एमएलई हाँ नहीं सर, होता। जॉइंट एमिली हो सकता है सर, लीनियर कॉम्बिनेशन से दोनों एक साथ एमिली हो सकता है। मैं सिंगल की बात कर रहा हूँ, उसको सिंगल ही समझा रहा हूँ, इसको सिंगल हो। फिर एक ही इनइक्वालिटी होती है सर, लेस देन या ग्रेटर देन, सर दोनों का मैक्स लेते हैं, मैक्स ऑफ एक्स एंड एक्स वन। सर अगर ऐसा कोई केस होता है जहाँ पे एक ही इनइक्वालिटी या तो दोनों में लेस देन हो या दोनों में ग्रेटर देन हो, तो मैक्सिमम ऑफ एक्स ऑर्डर वन एंड एक्स ऑर्डर एन लेते हैं सर वहाँ पे। सर अल्फा की वैल्यू क्लोज होती है सर ओपन होती है सर, ये डाउट है। अल्फा की वैल्यू ओपन होती है, क्लोज नहीं होती अल्फा की वैल्यू। तो दोनों ही होगा सर तो। ओपन होने पर दोनों कैसे हो सकता है, जीरो और वैल्यू ही नहीं ले सकता ना अल्फा। मेरी बात समझ नहीं आ रही तुम्हें शायद। जीरो और वन वैल्यू ही नहीं लेगा तो दोनों की तुम एमएलई कैसे, इसमें एमएलई एग्जिस्ट कर सकता है इस टाइप का, एक्स ऑर्डर एन बाई फोर प्लस एक्स ऑर्डर वन बाई टू, एक एमएलई ये होगा। एक एमएलई एक्स ऑर्डर एन बाई सिक्स प्लस टू एक्स ऑर्डर वन बाई थ्री, ये एमएलई हो सकता है, इस टाइप के एमएलई आएंगे। बाकी तुमने जो तो आंसर मैक्सिमम की बात किया वहां पर ऐसा केस होता ना कि थीटा से अगर दोनों वैल्यू से ग्रेटर है तब हम मैक्सिमम लेंगे ना, यस सर, और इस फिर केस लेस में हम देन तो मैक्सिमम और नहीं। मिनिमम नहीं ले सकते हैं ना। यस सर। जैसे जैसे मैक्सिमम का एग्जांपल होता है कि मैक्सिमम का एग्जांपल अगर तुम फाइंड करना चाहो तो तो मैं बता, यूनिफॉर्म माइनस थीटा टू हाँ, थीटा। यूनिफॉर्म माइनस थीटा टू थीटा होता है, यूनिफॉर्म माइनस थीटा से थीटा, तो यहाँ मॉड ऑफ एक्स आई भी हो सकता है, मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स आई, एक ये हो सकता है, और एक हो सकता है कि यहाँ से माइनस थीटा से ग्रेटर आएगा एक्स ऑर्डर वन एंड यहाँ बिगर आएगा एक्स ऑर्डर एन से थीटा। तो यहाँ पर तुम अपनी इक्वालिटी चेंज कर सकते हो ना, एक्स ऑर्डर वन से बिगर है माइनस थीटा, तो माइनस थीटा से जो बिगर होगा एक्स माइनस का एक्स ऑर्डर वन हो जाएगा, यहाँ थीटा से बिगर हो जाएगा तुम्हारा एक्स ऑर्डर एन से। तो अब इसमें दोनों का मैक्सिमम लोगे ना तुम, तो यहाँ जो थीटा कह पाएगा वो आएगा तुम्हारा इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ माइनस का एक्स ऑर्डर वन कमा एक्स ऑर्डर एन। ओके, ये होता तुम्हारा ये इस टाइप का, ठीक है। एक ये भी एमएलई हो सकता है, इस पे सफिशिएंट भी हो सकता है, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ रिलायबिलिटी का, सर। उसको लीव करते हैं इसके लिए। सर हाँ बोलो। सर ठीक। सर ये क्वेश्चन का ना आंसर की में थर्ड ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन भी सही है, फोर्थ थर्ड भी सही है, थर्ड फोर्थ दोनों सही है। नहीं, थर्ड ऑप्शन ही सही है। थर्ड ऑप्शन मतलब एक्स ऑर्डर एन। हाँ, एक्स ऑर्डर एन बाई टू। सर इसीलिए सही होगा क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, इसीलिए वो सही होगा शायद। वो थीटा का मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, इसीलिए वो एक्सन एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक ही होगा। मतलब जब ग्राफिकल अप्रोच से देख सकती हूँ तो यहाँ पर एक्सन एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक तो ज्यादा हो रहा है ना। सर एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि जो हमारा पीडीएफ बन रहा है वन बाई थीटा बन रहा है। तो अगर वन बाई थीटा है तो वहाँ पे हम थीटा के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक्सएन बाई टू पे, मतलब जो अपर इसकी वैल्यू है उस पे हमारा जो मैग्नीट्यूड फंक्शन वो मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ मतलब वो जो कर्व हम ड्रॉ करेंगे उसमें सर ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए सर वो थर्ड ही ट्रू होगा इसीलिए। एक सेकंड वेट करो।
बोलो अब क्या बोल रहे हो तुम लोग। यूनिफॉर्म 0 का थीटा के बराबर कैसे बनेगा बताओ। बोलो कैसे बनेगा कर। मान लो यहाँ थीटा वैल्यू ले रहा है, ये थीटा है, ऐसे होगा, यही बोला ना। तो ये ऐसा कर बनेगा ये, तभी ये मेरी पास भी है एक्स ऑर्डर एन बाई टू। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है ये, वन वन अपान थीटा। अच्छा एक मिनट वेट करो वेट करो। ओके, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा राइट। अब ये एक्चुअली में ये क्या क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है इस फिक्शन क्वेश्चन, इस सर, क्वेश्चन हाँ, तो थीटा की भी फिक्शन लगा दिया इसलिए भी। इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में क्या है कि ये क्वेश्चन में ये देखो कि तुम्हारा जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, दिस इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। ये क्वेश्चन ऐसे डिजाइन हुआ, सॉरी सॉरी फॉर दिस। ये क्वेश्चन एक्चुअली में ऐसे डिजाइन हुआ कि इसमें जो लाइक्लीहुड फंक्शन होगा वन अपन थीटा कोरियन होगा थीटा। अब ये बताओ जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है लाइक्लीहुड फंक्शन, ओके राइट, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। जब डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो यहाँ ग्लोबल मिनिमा का केस अकर होगा। तो ग्लोबल मिनिमा का केस जो अकर होता है वो इस साइड के लेफ्ट राइट बाउंड में मिनिमम हमेशा अकर हो जाता है। तो जब मिनिमम वैल्यू करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू दे देगा हमें। लाइक्लीहुड हमारा मैक्सिमम हो जाएगा जब हम मिनिमम करेंगे थीटा की वैल्यू। बात समझ में आई। एक्चुअली में जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में ग्लोबल मिनिमम कहाँ होगा, ग्लोबल मिनिमम क्या होता है, ग्लोबल मिनिमम जो होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड में होता है, मतलब ये वाली वैल्यू पे ये ग्लोबल मिनिमा लेगा, ठीक है। इस वैल्यू पे ये ग्लोबल मिनिमा ले लेगा। जब ये ग्लोबल मिनिमा ले लेगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो एमएलई की मैक्सिमम, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वही एमएलई को मैक्सिमाइज कर देगी या नहीं, वो एमएलई सॉरी लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज कर देगी। ये लाइक्लीहुड तो ही है। तो थीटा की जो थीटा कैप की वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स आर एन बाई टू। ओके, यहाँ पर तुमको देखना है कि लाइक्लीहुड फंक्शन कैसा है, ये लाइक्लीहुड फंक्शन कैसा है। और यहाँ पर ज्वाइंटली एमएलई भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है ना। सर 0 to 1 में तो सर इंक्रीजिंग फंक्शन है थीटा। सर थीटा पे दिया है थीटा ग्रेटर देन 0। सर 0 to 1 में इंक्रीजिंग है, 1 के बाद डिक्रीजिंग है सर। नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा 0 to 1 में लाइक्लीहुड इंक्रीजिंग है, सर 0 to लाइक्लीहुड की 1 मैं बात कर रहा हूँ, लाइक्लीहुड फंक्शन। लाइक्लीहुड फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। तो 0 to 1 में तो इंक्रीजिंग होगा ना सर। थीटा की वैल्यू 1/3 है तो एल ऑफ थीटा 3 की पावर है, और थीटा की वैल्यू 1/2 है, एक मिनट रुको, डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा ना। डिक्रीज। यस सर। हाँ तो सो इसलिए एमएलई एक्स आर एन बाई टू होगा, ठीक है। ये एक्चुअली में ग्लोबल मिनिमा का केस था इस पे। सर वही जो थीटा ग्रेटर देन 0 बोल दिया सर, इस वजह से ना सर। हाँ हाँ, थीटा ग्रेटर देन 0। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर है 66 एंड 57 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इसके ऊपर के क्वेश्चन सारे मार्कअप चैन और रिग्रेशन के वो बाद में करेंगे, ठीक है। सिक्सटी सेवन क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट एंड नंबरेबल। एक्स एक डिस्क्रीट एंड नंबरेबल है, ठीक है, डिस्क्रीट एंड नंबरेबल है।
एक्स एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी सैंपल स्पेस जो इसका है जाई इज इक्वल टू 1 टू 110। इन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है इसका वो पी ऑफ एक्स है, ठीक है, पी ऑफ एक्स। और टेस्टिंग जो दी है वो अंडर एच नॉट दी है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1/10 एक्स बिलोंग टू जाई। ओके, मतलब ये एक्स एच नॉट में डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है, ठीक है। इन जो एच वन है वो पी ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्रोपोर्शनल टू एक्स, एक्स बिलोंग टू जाई। मतलब ये टेस्टिंग कैसी है, यहाँ पर पीडीएफ क्या है, पी ऑफ एक्स प्रोपोर्शनल एक्स, मतलब क्या, प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट क्या आएगा, इसकी वैल्यू मान लो के है, तो भाई ये 1 होगा तो समेशन ऑफ के, समेशन ऑफ 10 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर के लिखोगे तो समेशन ऑफ एक्स आई, और एक्स की वैल्यू जब समेशन 1 टू 10, मतलब समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू 10 आ जाएगी वैल्यू के की 1 में, 1/में। बात समझ में आई। इसमें पी ऑफ एक्स प्रोपोर्शनल बोला है एक्स के है, तो यहाँ से तुम पी ऑफ एक्स फाइंड करना चाहो तो तुम क्या लिखोगे, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे तो यहाँ लिख दो के एक्स। अब भाई ये पीएमएफ है, सो दिस इज पीएमएफ, सो दिस इज समेशन आई इक्वल टू 1 टू एक्स इक्वल टू 1 टू 10 के ऑफ एक्स इक्वल टू 1। जो यहाँ से के की वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारी क्या, 1/समेशन एक्स आई इक्वल टू 1 टू 10। ओके, अब जब तुम इसको सम करने जाओगे तो कितना देगा ये सम, बताओ। इसका जो सम आएगा वो आएगा 1/10 इंटू 11/2 यानी कि 55। ओके, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये के की वैल्यू आ गई 1/55। तो ये जो आ जाएगा इक्वल H1 पे जो पीएमएफ आएगा, H1 पे जो पीएमएफ आएगा वो आएगा तुम्हारा H1 such that P of x इक्वल टू x/55। और H0 पे जो पीएमएफ है वो है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म 1/10, और यहाँ x बिलोंग टू जाई एंड x बिलोंग टू जाई। ओके, सो यहाँ पर ये बताओ मुझे कि मैं L1/L0 करूँ तो ये सिंगल रैंडम वेरिएबल है, ग्रेटर के करो या x करो, वो सॉरी सी करो, तो ये तुम्हारा इंक्रीजिंग टाइप की स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्ट कर जाएगी। बोलो, कोई प्रॉब्लम, बोलो। नो सर। ओके, तो इंक्रीजिंग टाइप का स्टैटिस्टिक्स हो गया। अब यहाँ पर चेक कर लो तुम, अब वो कह रहा है कि, बोलो, देखो इंक्रीजिंग टाइप का ही है, मतलब तुम्हारा जो सेकेंड केस है वो तो नहीं हो सकता क्योंकि डिक्रीजिंग पे नहीं हो सकता ना। और यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती है एक्चुअली में, यहाँ पर एक चीज़ ये अगर हो सकती है कि नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट हो सकता है। अब ये बताओ मुझे कि नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट कैसे डिफाइन करते हैं, बताओ। Y of x equal to 1, बोलो बोलो बोलो। 1 equal x greater than k, the second value gamma x equal to k. क्या बोल रहे हो तुम, वो तो तुमने डिफिनीशन दे दिया, लेकिन टेस्टिंग में कैसे चेक करेंगे उसको। जब अल्फा की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मिलती सर तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराते हैं सर, नॉन एलिमेंट टेस्टिंग। यहाँ पर सैंपल की और उसकी साइज तो दी नहीं गई है।
इसकी साइज निकालो, पहले टेस्ट की साइज निकालो, x ग्रेटर और इक्वल फोर टू 2, पॉइंट इसकी साइज निकालो अंडर h1 h नॉट, क्या आएगी इसकी साइज 0.8 0.9, बोलो Yes, sir. 0.9 आएगा। इसका पावर निकालो थोड़ा, पावर क्या आएगा इसका 1 माइनस 1/55, यही आएगा ना, इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 55। ओके, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो 9 से जाएगा 6 में। इसको चेक करो, कैलकुलेट करो, 1 मिनट में कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आया तुम्हारा 0.98, 0.9818, यही आएगा ना। Yes. अब सेकेंड वाले पे चेक करो, कह रहा है दिस इज टेस्ट इज क्रिटिकल रीजन, दिस इज अनबायस्ड। अगर क्रिटिकल रीजन ये होगा तो ये अनबायस होगा। अनबायस मतलब क्या है, अनबायस में जो होता है वो पावर ग्रेटर होती है साइज से, तो ये अगर क्रिटिकल रीजन है तो इसका साइज क्या होगा x लेस टू, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x अल्फा इक्वल टू 0.1, तो ये जो पावर वो आएगा तुम्हारा, ये क्या आएगा, ये तुम्हारा 0.1 आएगा अंडर h1, सॉरी अंडर h नॉट। अब इसका पावर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस टू डिवाइड बाई h1, ये आएगा तुम्हारा 1/55। ओके, सो 1 डिवाइड 55 की वैल्यू क्या होगी 0.018। ओके, 0.018, तो पावर कहाँ साइज से बड़ा है, तो ये अनबायस्ड तो है नहीं है। अब बोला at x equal to 7 the p value is this, the p value of the most powerful test is 0.6, and there exists a non-randomized test of size 0.05। p वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे इस टेस्ट की, बताओ। इसका ऑप्शन मतलब थर्ड ऑप्शन इसका ट्रू है, फॉल्स है मेरे अकॉर्डिंग। फिर जो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन होगा वहाँ उस रीजन में x इक्वल टू 7 की जो वैल्यू होगी तो वो p वैल्यू हो जाएगी अल्टीमेटली। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, 1 मिनट रुको, यानी कि इसमें नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है ना। इस क्वेश्चन को यहीं पर लीव कर दो, कल मैं तुम्हें नॉन रैंडमाइज्ड के 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, प्लस इस क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक है। अगर नॉन रैंडमाइज्ड, इसके जस्ट नीचे क्वेश्चन पे आता है, ठीक है, 58 पे आते हैं, ठीक है। 58 में कह रहा है लेट x एंड y बी रियल वैल्यूड इंडिपेंडेंट, x और y तुम्हारे रियल वैल्यूड इंडिपेंडेंट टाइम नंबर है। ऑन ओमेगा, देन व्हिच आर द फॉलोइंग इज ट्रू। 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 4th इजी है, ठीक है।
probability of x equal to a intersection y equal to b is equal to probability of x equal to a and into probability of y equal to b and y and a comma b belong to real number. So this is true or not, x and y are independent random variable. तो भाई अगर x और y इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ x a इंटरसेक्शन y इक्वल टू b निकालना चाहूँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज x एंड y इंडिपेंडेंट है। ये तो इंडिपेंडेंट की डिफिनीशन ही होती है ना। तो पहले 4 तो ट्रू हो गया, 4 ट्रू हो गया। अब उसने बोला कि अगर x एंड y आर इंडिपेंडेंट है देन दिस इंटरसेक्शन y इक्वल टू b दिस इज इक्वल टू 5। तो ये तो नेसेसरी नहीं है ना। बोलो ये ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है सर, ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है सर। ये तो म्यूचुअल सही तो बोला तुमने, ये फॉल्स हो गया, थर्ड तुम्हारा फॉल्स हो गया, ठीक है। अब फोर्थ में आते हैं, ओ सॉरी सेकंड पे आते हैं। सेकंड कह रहा है कि अगर x फॉलो कर रहा है तुम्हारा नॉर्मल 2,1 को एंड y फॉलो कर रहा है तुम्हारा नॉर्मल 2,0,2 को और दोनों इंडिपेंडेंट है, देन x प्लस वाई का जो वेरिएंस होगा, ये वेरिएंस क्या होगा? ये हो जाएगा 1 + 2 = 3, वेरिएंस 3 हो जाएगा, हो गया। ये भी ट्रू है, सेकेंड भी ट्रू हो गया। और फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट कर रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ cos tx प्लस यू वाई। अब मुझे तो cos c प्लस डी का फार्मूला क्या होता है? cos से cos b माइनस sin b sin b। cos a प्लस बी का फार्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो अब ये तो इस फार्मूले को जब खोलोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ cos ऑफ t ऑफ x and cos ऑफ u ऑफ y, ओके, माइनस sin ऑफ t ऑफ x and sin ऑफ u ऑफ y, ओके। जब इसको तुम खोलोगे तो क्या आएगा? एक्सपेक्टेशन तो हो जाएगा। जी, देन तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन ऑफ टी ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ यू ऑफ वाई, ओके। अब हमको ये प्रूव करना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ cos ऑफ टी ऑफ एक्स एंड cos ऑफ यू ऑफ वाई दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। बताओ, ये इक्विवेलेंट हो गए नहीं? अगर x और y इंडिपेंडेंट हैं देन cos x एंड cos y इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं? यस सर। क्या इंडिपेंडेंट होंगे? इफ x and y are independent, then g of x and g of y are independent.
अब मुझे तो इस जी पर कोई रिस्ट्रिक्शन रहता है या नहीं? बोलो। मैं कह रहा हूँ अगर एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मतलब एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, देन रूट एक्स रूट वाई इंडिपेंडेंट होंगे। नो सर, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर हो जाएंगे। तो क्या मतलब रिस्ट्रिक्शन हुआ इस पे? तो कॉन्टिन्यूअस पहुंच रहना चाहिए। एक्स अगर एक्स रूट एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है? इंक्रीजिंग क्या होना चाहिए? डी तुम्हारी आवाज नहीं क्लियर आती सोच, क्या बोल रहे हो? इंक्रीजिंग? हाँ राइट, यू आर से राइट। अगर एक्स एंड वाई जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ वाई इज इंक्रीजिंग फंक्शन, देन दिस इज इंडिपेंडेंट। ओके। सिमिलर प्रोसेस में साइन एक्स और साइन वाई भी इंडिपेंडेंट, साइन टी एक्स साइन यू वाई भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो तुम्हारा ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर क्लास कोई नहीं करते हैं, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो। फर्स्ट भी ट्रू हो जाएगा। बोलो अगर कोई डाउट हो। इसके नीचे नॉन पैरामेट्रिक का क्वेश्चन है शायद। इसके नीचे आंसर है, सैम्पलिंग का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद इन में, ठीक है, कल करेंगे बाकी ये क्वेश्चन। वैसे ये दोनों सिलेबस में है नहीं, आज का पेपर इन है। ठीक है, वो सिलेबस सॉरी मतलब अभी हम पढ़ा नहीं रहे, सैम्पलिंग अभी हम पढ़ा ही नहीं रहे हैं। अभी हम सैम्पलिंग जब डिस्कस करेंगे तब ये कर लेंगे। ठीक है, आंसर। और ये तुम्हारा जो है इस क्वेश्चन को जो है तो 59 को कल डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बट ये बिल रहेगा जब हम नॉन पैरा पढ़ेंगे, क्योंकि नॉन पैरा का ही टेस्टिंग है ये। दिस इज नॉन पैरा की ही टेस्टिंग है। सर। बोलो। सर पार्ट बी में का क्वेश्चन नंबर 32। इसी पेपर का हाँ इसी पेपर पार्ट बी, पेज नंबर बता सकते हो क्या? 30। पेज नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 32। यस सर। इस क्वेश्चन को तो डिस्कस किया था ना उस दिन। मैंने क्या बोला था कि हाँ, मैंने ये बोला था कि हमने इसको प्रूफ किया था कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई के पावर एक्स है, दिस इज इक्वल टू ई के पावर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो मैंने यहाँ से प्रूव किया था कि यहाँ पर देखो, फर्स्ट चीज तो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू ए, दिस इज ग्रेटर ई के पावर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ए। ओके, तो अब इसको तो प्रूव किए थे, मार्कोव चेन से प्रूफ नहीं हो रहा था, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू ए, so this is nothing but this is equal to probability of e to power x greater e to power a, and this is equivalent to e to power expectation of e to power x, expectation of e to power x divided by e to power a, and this is less or equal to,
this index are equal to, and this is equal to e to power expectation of x divided by e to power a, and this index are equal to e to power एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ए। फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा फॉल्स हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंड ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू ई के पावर एक्स। ओके, तो अगर तुम एक्सपेक्टेशन ऑफ ई के पावर टी एक्स ई के पावर एक्स को खोलना चाहो अगर इसको, तो ये क्या होगा, ई टू पावर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, यहाँ से क्या आएगा बताओ, यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, मान लो रेंज ये है ई के पावर एक्स एफ डी एक्स, और ये आएगा ई के पावर इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स एफ एक्स डी एक्स। अगर तुम लाग ले लो, एल एन ले लो दोनों तरफ, तो एल एन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई के पावर एक्स एफ डी एक्स। एल एन, जब एल एन ले लोगे तो ई और ई एल एन, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस इनफाइनाइट से एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब मुझे बताओ एक्स की यहाँ रेंज क्या होगी, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगी ऑलमोस्ट श्योरली, बिकॉज एक्स की जीरो से तुम कोई भी रेंज लो ग्रेटर, तो उसमें दोनों इक्वलिटी पॉसिबल है, होगा या नहीं। सर मैं शायद आंसर की में ना ऑप्शन 2 करेक्ट है आंसर। 4 नहीं ट्रू है, 4 नहीं है। ऑप्शन 2 एक एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। सर हम ऐसे सोच रहे थे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इक्वल टू जो है मतलब जेनसन इक्वालिटी से, कि इक्वलिटी कब होल्ड करेगा कि जब एक्स एक एक्स इज अ लीनियर और कॉम्बिनेशन, दूसरी- लीनियर कॉम्बिनेशन का कोई फंक्शन हो, हाँ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन या तो कहो, हाँ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन। हाँ एक्स इज अ कांस्टेंट तो फंक्शन। हाँ तो शायद ना अगर एक्स को अगर वो एक्स को second तुम property- कांस्टेंट फंक्शन ले लोगे, तो मैंने उस दिन ही बोला था कि एक्स को अगर तुम कांस्टेंट का मतलब डिजनरेट ले लो, डीजनरेट, यस। तो डिजनरेट ले, सेकेंड 2 हो जाएगा, थर्ड नहीं होगा 4। लेकिन एक चीज मुझे ये बताओ, अगर तुम डिजनरेट रैंडम वेरिएबल ले रहे हो, बेल डिजनरेट में तो ये दोनों ट्रू हो जाएंगे, ठीक है डिजनरेट में। लेकिन यहाँ जहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ ये एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो क्यों नहीं ट्रू हो सकता, मुझे पता नहीं सर। हाँ ये इसलिए नहीं ट्रू होगा, इसका रीजन ये है कि मैंने जो उस दिन काउंटर दिया था ऑलमोस्ट श्योरली एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो, शायद मैंने वो काउंटर ये शो कर रहा है कि जो मान लो लेमडा, अगर तुम एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो ले रहे हो, तो लेमडा ई की पावर माइनस लेमडा एक्स अगर पीडीएफ है ये भी, तो एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो है एफ ऑफ एक्स। लेकिन इसके वाले केस में क्या हो रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ई के पावर एक्स दिस इज नॉट इक्वल टू ई के पावर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, so x greater equal to 0, this is not surety for this type of। बात समझ में आई। ओके सर। ये उस दिन मैंने जो बताया था वो थोड़ा मैं मिस्टेक में बता गया था शायद। ओके ये इस क्वेश्चन का ये है, मतलब ये इसका काउंटर है कि अगर जब काउंटर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक चीज भी फॉल्स कर दूं किसी चीज में, तो भाई अगर मैं एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो ले लिया, ठीक है ऑलमोस्ट श्योरली मैंने एक पीडीएफ डिफाइन किया था, लेकिन इस पीडीएफ में मेरी कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। हाँ सर। वो उसने क्या किया कि उसने ओनली इफ एंड ओनली इफ कंडीशन लगा दिया, इफ एंड ओनली इफ तुम्हारा एक्स इक्वल टू जीरो ही पॉसिबल हो, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो नहीं, एक्स इक्वल टू कांस्टेंट ही पॉसिबल हो। ओके जब x इक्वल टू कांस्टेंट पॉसिबल होगा, तो ये तुम्हारा डिजनरेट x इक्वल टू सी टाइप का ये डिजनरेट हो जाएगा। जब ये डिजनरेट हो जाएगा
तो डिजनरेट में जो प्रॉपर्टी होती है, वेरिएंस ऑफ डिजनरेट होता है 0, एंड एक्सपेक्टेशन सारा इक्वल होता है डिजनरेट का, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के पावर p दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के पावर p। ओके, डिजनरेट में होता है। और हो गया, ये दो कंडीशन डिजनरेट में होती। और किसी को कुछ पूछना? नो सर, थैंक यू सो मच। ओके।